फिजिक्स 1 का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। एमिको फर्मी ने 1934 में ये थ्योरी जो है वो डेवलप की थी बीटा डीके के लिए, और ये बेस कर रही थी पॉलीज न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस पे, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। अब बीटा डीके को भी हम देख चुके हैं कि बीटा डीके क्या है। अब ये जो पॉलीन्यूट्रिनो हाइपोथेसिस है, इसके अकॉर्डिंग जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन हैं एंड पॉजिट्रॉन हैं, ये हमेशा जो है जब भी न्यूक्लियस जो है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे या प्रोटॉन की जो है वो न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो उस दौरान ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो क्रिएट होंगे। इन्हीं को हमने डिस्कस किया था बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स के तौर पे। इसके बाद अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है वो बीटा डिके प्रोसेस या किसी भी डिके प्रोसेस में कंजर्व रहनी चाहिए, क्योंकि जिसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड नहीं करता वो रिएक्शन जो है या वो फिनोमेना जो है उसको हम फिजिकली जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो की बात करें तो इस प्रॉब्लम को हम प्रीवियस आर्टिकल्स में सॉल्व कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है और वो किस तरह से निकलेगा और न्यूट्रिनो जो है वो कैसे निकलेगा, इमिट आउट होगा, और इसी रिएक्शन के दौरान एनर्जी जो है वो दोनों में कैसे इक्वली शेयर हो जाएगी, या जो भी न्यूट्रिनो है वो कितनी एनर्जी लेगा और इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेगा, जो कि डिपेंड कर रहा होगा एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डीके से आने वाले फार्मूला पे, जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि न्यूट्रिनो जो है उसकी रेस्ट मैस उसका ज़ीरो होगा, और अगर हम इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका मैस बिल्कुल बहुत स्मॉल होगा, यानी कि अगर हम कंपेयर करके देखें तो स्मॉल है, लेकिन हम इसको जो है मतलब बिल्कुल इसको ज़ीरो मैस या रेस्ट मैस इसका जो है वो ज़ीरो ही कंसीडर करते हैं। ये सब इसकी करैक्टरिस्टिक्स हमने प्रीवियस डिस्कस की थी, जो कि पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस था। ये वही जो है वो हमने दोबारा से रिवाइज़ किया। अब अगर हम बात करें फर्मी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है उसने क्या इसमें एक्सप्लेन किया था, तो फर्मी ने ये देखा कि जो अल्फ़ा एमिटिंग न्यूक्लियस है वो जब भी ट्रांजिशन करेगा तो उस ट्रांजिशन में एक तो न्यूक्लियस जो है उसकी फाइनल स्टेट्स जो होंगी उसमें प्रोडक्ट मौजूद होगा, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो भी मौजूद होगा। जैसे ये रिएक्शन देखें, कोई भी एक एलिमेंट है, पेरेंट न्यूक्लियाई है, जिसमें ए जो है वो उसका एटॉमिक जो है मास नंबर है और जी जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है। अब इसमें क्या होगा कि ये जब कन्वर्ट होगा रिएक्शन में बीटा डिके करते हुए, तो इसमें या +1 से इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा या ये -1 से डिक्रीज़ हो जाएगा, और इस दौरान एक इलेक्ट्रॉन जो यानी बीटा पार्टिकल पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, और उसके साथ न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो इमिट आउट होता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ई जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन हो सकता है, जिसको हम बीटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कहते हैं। जो ये सिंबल है इसको हमने न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो के लिए इस्तेमाल किया था। फर्मी की जो फॉर्मलिज्म थी वो बेस कर रही थी इस चीज़ पे कि उसने पहले तो कहा कि जो बीटा डिके है वो बिल्कुल इसी सिचुएशन के साथ मैचअप हो रहा होगा, जैसे कि कोई एक फोटोन जो है वो क्रिएट होता है जब एटॉमिक या न्यूक्लियर डी एक्साइटेशन होती है, यानी अपर लेवल से लोअर लेवल में जब भी आना है, डी एक्साइट होना है किसी न्यूक्लियस ने, तो उस दौरान जो फोटोन्स इमिट आउट होते हैं ये बिल्कुल वैसे ही फिनोमेना की तरह बीटा डिके को भी देखा गया। लास्ट टाइम जो मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग, उसमें मैंने ये बताया था कि इसमें एक्सरे जो है उसकी एमिशन के चांसेस हो सकते हैं, तो वो बिल्कुल फोटोन की तरह ही उसको यहाँ पे लिया हुआ है, इसीलिए इस पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया। अब इसके बाद फर्मी ने ये भी एज्यूम किया कि जो बीटा पार्टिकल है इसमें होने वाली बीटा डिके है, इसके दौरान होने वाली जो इंटरेक्शन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो बहुत वीक है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे पर्टर्बेशन थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फर्मी ने डायराक के जो टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी थी उसके रिजल्ट्स को इस्तेमाल किया, जिसके मुताबिक जो एक्साइटेशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम है वो इक्वल होती है लैम्डा इज इक्वल टू 2π/h कट इंटू HIF² इंटू रो इंटू ई, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमने इक्वेशन नंबर 1 डिस्कस की है उसमें जो रो ऑफ ई है इसको डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स कहा जाता है, फाइनल स्टेट्स, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास पर्टिकुलर एनर्जी इंटरवल्स को उनकी इंडिकेशन दे रही है, जिसमें HIF जो है ये मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ पर्टर्बेशन इंटरेक्शन है। पर्टर्बेशन थ्योरी को आप जब क्वांटम मैकेनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में आप पढ़ेंगे। अब इसमें जो HIF है इसकी वैल्यू होती है G इंटू इंटेग्रल ऑफ साई एफ स्टेरिक एच साई आई इंटू डी सी, जिसमें ये हमारे पास वेव फंक्शंस हैं। ये वेव फंक्शन का जो है वो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा और ये सिंपली वेव फंक्शन है, जिसमें साई ऑफ एफ जो है ये फाइनल स्टेट वेव फंक्शन है, साई ऑफ आई जो है ये इनिशियल स्टेट वेव फंक्शन है, डी जी जो है ये वॉल्यूम एलिमेंट है, और एच जो है एक डायमेंशन लेस मैट्रिक्स एलिमेंट है, जिसको यहाँ पे हमने जस्ट बैलेंस करने के लिए यूज़ किया है।
अब अगर हम फाइनल स्टेट की बात करें कि जो फाइनल स्टेट है वेव फंक्शन की, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को उस पर बेस नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमने ये देखा कि जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन या फिर न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी इमिट आउट होते हैं। तो फाइनल स्टेट सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस पे बेस नहीं करेगी, बल्कि इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन पे भी बेस करेगी और न्यूट्रिनो के वेव फंक्शन पे भी बेस कर रही होगी। तो हमारे पास जो फाइनल वेव फंक्शन आएगा, फाइनल स्टेट वेव फंक्शन, वो इक्वल होगा फाइनल स्टेट वेव फंक्शन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, फाइनल स्टेट फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन एंड फाइनल स्टेट फंक्शन ऑफ न्यूट्रिनो। इसी को हम प्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर स्टेरिक में, तो ये इक्वल हो जाएगा HIF इज इक्वल टू जी इंटू इंटेग्रल ऑफ, ये वाली पूरी वैल्यू जो है यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, इंटू H इंटू साई IN। यहाँ पे इसका भी स्टेरिक आ जाएगा। यहाँ पे हमने स्टेरिक क्यों प्लेस किया, क्योंकि A जो साई ऑफ F है इसका भी स्टेरिक था, तो यहाँ पे हम इसके भी यहाँ पे स्टेरिक्स जो है वो प्लेस कर देंगे। इसमें जो G यहाँ पे यूज़ हुआ है इसको हम फर्मी कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा 0.9 इंटू 10⁻⁻⁴ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट FM के इक्वल होगी। अब ये जो फैक्टर G है ये बेसिकली डिटरमाइन करता है इंटरेक्शन को, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन। हम कहें कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो है इनके वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हैं विद इन द वॉल्यूम V। तो यहाँ पे हम साई ऑफ E एंड साई ऑफ V को जो एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास टर्म आएगी, 1/√V एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा KE एंड RE। एंड इसी तरह जब हम V के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो सिंपली यहाँ पे RE की जगह पे VE हम प्लेस कर देंगे और यहाँ पे भी KV आ जाएगा। अब आप देखें इसमें जो KE और KV हमने इस्तेमाल किए हैं ये वेव वेक्टर्स हैं, और इसी को अगर हम इन्हीं एक्सप्रेशंस को ही, जैसे हम ये इस एक्सप्रेशन को ही ले लेते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं टेलर सीरीज़ से और हायर पावर्स को निगलेक्ट करते हैं, तो यही वाला जो साई ऑफ E है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 1/√V। इसी तरह अगर हम साई ऑफ V के लिए फाइंड आउट करें तो ये इक्वल आ जाएगा साई ऑफ V इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/√V। अब यहाँ पे जो HIF जो है उसको हमने जो भी उसकी वैल्यू ली थी उसमें से अगर हम V को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रल के बाहर, और बाकी सारी टर्म जो है इस तरह एज इट इज़ आ जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पे साई ऑफ V की वैल्यू प्लेस की है। जो हमारे पास ये इंटीग्रल था, यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास साई ऑफ V स्टेरिक है, इस इंटीग्रल में ये वाली जो पूरी टर्म है इसमें हमने साई ऑफ V की वैल्यू प्लेस की, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा दिस टर्म। मतलब ये जो V है ये हमारे पास बाहर आ गया, √V था तो हमने इसका जो स्टेरिक लेना था तो ये हमारे पास एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, बाकी ये वाली टर्म्स बच जाएंगी हमारे पास। बेसिकली क्या हुआ है कि देखें इंटीग्रल में हमारे पास था साई F ऑफ N स्टेरिक, साई ऑफ E स्टेरिक एंड साई ऑफ V स्टेरिक। यहाँ पे इसकी जगह पे भी 1/√V आया और इसकी जगह पे भी 1/√V आया, तो √V एंड √V जो है वो V के इक्वल आ जाएगा, उसको इंटीग्रल के बाहर लिया और बाकी हमने सिंप्लीफाई करके इसको इक्वेशन नंबर 2 के तौर पे ले लिया। अब ये MIF जो है वो इक्वल है इंटीग्रल ऑफ साई FN स्टेरिक इंटू H साई IN इंटू DZ। ये इंटीग्रल खुद से हमने कंसीडर किया है, तो अगर यही वाली वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 रीअरेंज होकर इक्वेशन नंबर 3 में इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब अगर हम पार्शियल डिके रेट की बात करें कि मतलब हम पार्शियल डिके के लिए बात करें, तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस तरह से, जैसे हमारे पास क्या था वो था लैम्डा इज़ इक्वल टू 2π/h कट इंटू HIF स्क्वायर इंटू ρe। तो इसमें हमने सिंपली HIF की वैल्यू जो इतने लंबे प्रोसेस से फाइंड की है वो हमने इसमें प्लेस कर देनी है, देन हमारे पास यही वाली वैल्यू जो है वो इस तरह से आ जाएगी। अब पार्शियल की बात की है तो इसके साथ हम डेरिवेटिव इसका ले लेंगे, यानी कि स्मॉल इंटरवल्स की बात करेंगे, जिसमें dN/dEF जो है ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ही है, जिसमें dN जो है वो हमारे पास क्या था डेंसिटी ऑफ स्टेट एंड EF जो है वो एनर्जी के लिहाज से हमने उसको लिया हुआ है। तो हमारे पास टोटल ये बेसिकली जो इसकी डेंसिटी है वही बन रही है जो यहाँ पे थी, ये टोटल डेंसिटी थी, लेकिन जब हमने इसको लिया है ना कि पार्शियल डिके के लिए लिया तो ये इस तरह से इस टर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट हमने देखना है कंप्यूटेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और स्टेटिस्टिकल फैक्टर। अब अगर यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि जो बीटा डिके प्रोसेस हो रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है जिसका मोमेंटम P है एंड न्यूट्रिनो इमिट हो रहा है जिसका मोमेंटम Q है। अब अगर एक कंसीडर करें वॉल्यूम एक कॉनिकल बॉक्स की तरह से, जिसकी साइड जो है वो H है और उसके कॉर्नर्स पे, बॉक्स के कॉर्नर्स पे जो एंगल बन रहा है कुछ ना कुछ एंगल भी प्रोसेस हो रहा है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें जिसको हमने कन्फाइन किया हुआ है उसी बॉक्स में, उसी कॉनिकल बॉक्स में, तो हम कहेंगे कि उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट्स हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं बिटवीन मोमेंटम रेंजेस इन बिटवीन P एंड P + dP।
तो आप देखें कि सबसे पहले क्या हमने डिस्कस किया, बीटा डिके होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, उसका मोमेंटम p एंड न्यूट्रिनो का मोमेंटम q। कॉनिकल बॉक्स जो है उसके अंदर हमने इसको प्लेस करना है। कॉनिकल बॉक्स के अंदर हाइट उसकी h होगी, मोमेंटम जो वॉल्यूम है उसका v होगा, और जब हम उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको प्लेस करेंगे तो जो टोटल स्टेट्स हैं d n e स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन, n e का मतलब है नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन, ये मोमेंटम पोसेस करेंगी विद इन द रेंज ऑफ p एंड p प्लस डी। तो इसके लिए जब हम डी एंड ई के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन होगा 4 पाई पी स्क्वायर डी पी वी ओवर एच क्यूब। एच जो है वो हाइट को 3 दफ़ा लेंगे तो वो वॉल्यूम आ जाता है ना, तो ये वॉल्यूम है, और ये ऊपर वाले जो है ये नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये हमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट्स की डेंसिटी दे देती है। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए था, इसी तरह हम न्यूट्रिनो के लिए लिख लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम जो जहाँ जहाँ पे भी हमने P लगाया था और DP था, ये मोमेंटम था ना इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मोमेंटम जब न्यूट्रिनो का लेंगे तो वो Q लेंगे, तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे Q प्लेस कर देना है। जब हम इनको यहाँ पे हम अगर देखें कि नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स DN जब हमने फाइंड करना है तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं एक्सप्रेशन DNE माइनस DNV से। तो ये दोनों इक्वेशंस में जो हमने DNE और DNV की वैल्यूज़ ली हैं वो हम प्लेस करेंगे तो DN की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसको सॉल्व आउट करके देखना है कि इनको माइनस करने से ये वाला एक्सप्रेशन आता है या नहीं। अब इक्वेशन नंबर 4 जो हमारे पास थी वो उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये देखें, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू दिस इक्वेशन, जस्ट हमने वैल्यूज़ इसमें प्लेस की हैं। अब प्रीवियस इक्वेशन में से हमने डी क्यू और डी ई एफ को सेपरेट कर लिया, इसी की हम वैल्यू फाइंड करेंगे और देन इसमें प्लेस करके इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। पहले देखें, जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जो भी मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट आउट हुई है बीटा डिके के दौरान, वो इक्वल होगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। यहाँ पे प्लेस करते हैं कि जो न्यूट्रिनो की एनर्जी है वो Q इंटू सी के इक्वल है, जिसमें Q जो है वो इसका मोमेंटम है एंड C जो है स्पीड ऑफ लाइट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें DEF की, तो DEF जो है वो क्या होगा, यहाँ पे हमने स्मॉल जो है उसके लिए बात की है, स्मॉल इंटरवल के लिए, तो ये स्मॉल पार्शियल डिके के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगी ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसमें आप देखें जो EV की जगह पे बेसिकली Q इंटू सी प्लेस किया था, C जो कांस्टेंट था वो बाहर आ गया एंड DQ का यहाँ पे हमने डेरिवेटिव जो D पे Q पे अप्लाई कर दिया। अब देखें यहाँ पे जो E ऑफ E है यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो कांस्टेंट में हमेशा जब चेंज आएगा तो वो ज़ीरो ही होगा। कांस्टेंट में चेंज ज़ीरो होता है तो इसलिए ये ज़ीरो हो गया। इस टर्म को जब हम ज़ीरो कर देंगे तो बाकी जो टर्म होगी उसमें से C की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ DEF ओवर DQ। अब यही वाली ये जो वैल्यू हमारे पास C की आई है, आप देखें इस इक्वेशन में जो था ना DQ ओवर DEF, यहाँ पे इसका ऑपोजिट आ रहा है DEF ओवर DQ। इसका मतलब है हम अबव इक्वेशन में DQ ओवर DEF की जगह पे 1 ओवर C प्लेस कर सकते हैं। देन अब हम इसको प्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब इसमें देखें आप बाकी की सारी जो टर्म है उसको हमने एक नए कांस्टेंट C के इक्वल कह दिया और P स्क्वायर Q स्क्वायर एंड DP को एज इट इज़ ले लिया, बाकी सबको कांस्टेंट के तौर पे हमने ले लिया। ये डी लैम्डा के लिए आ गया। अब ये जो डी लैम्डा है ये बेसिकली हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ही दे रहा है, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो हम सिंपली अगर हम मोमेंटम की रेंज लें P और P प्लस DP के दरमियान, जैसे मैंने पहले भी रेंजेस डिफ़ाइन की थी, तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स की डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो NP इंटू DP में आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, और ये इक्वल आ जाएगी C इंटू पी स्क्वायर Q स्क्वायर इंटू DP, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 6। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 5 की बात करें तो इक्वेशन नंबर 5 में आप देखें EF लिखा हुआ है इज इक्वल टू EE प्लस EV। अगर हम EF की एनर्जी को Q कह देते हैं, इसकी एनर्जी को TE कह देते हैं और इसकी एनर्जी को हम Q इंटू C कह देते हैं, देन हमारे पास यही वाली जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से आ जाएगी, जहाँ से हम स्मॉल q की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 7। अब टोटल एनर्जी के हमें पता है कि रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड अप करने से टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की आ जाती है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी MEC स्क्वायर होगी एंड इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो TE होगी। अब इसको अगर हम लिखें मोमेंटम की टर्म में तो ये इक्वल आ जाएगा MEC स्क्वायर
इसका अंडर रूट ME²C4 मतलब कि दोनों तरफ स्क्वायर लिया हुआ है और TE का स्क्वायर लिया, देन उसका अंडर रूट लिया, तो यानी ओवरऑल ये एक्सप्रेशन इसी के इक्वल आता है। ये कन्वर्जन आपने पहले सब्जेक्ट्स में बहुत दफ़ा की होगी, ये बेसिक लेवल की कन्वर्जन है। तो आप देखें इसमें अगर हम दोनों तरफ मतलब इसका ले लेते हैं स्क्वायर, यही वाली जो टर्म थी ये इसके इक्वल आ रही थी ना, तो दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर लेने से दूसरी साइड का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये जो इक्वेशन नंबर 8 है हमारे पास आ जाएगी। इसको अब हम p के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें तो यही वाला 2 पहले आ जाएगा और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा TE जो है वो हमारे पास DP के लिहाज से डिफ्रेंशिएट हो गया। अब इसी तरह इस साइड पे देखें, ये तो कांस्टेंट है, तो ये जो कांस्टेंट है तो इसके तो डिफरेंशियल जब हम लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा और इसका जब डिफरेंशियल लेंगे तो 2 × PC² आ जाएगा। इसको 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा जिसमें से P × DP की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 की फॉर्म में आ गई। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 8 से जो है वैल्यूज़ लेने की कोशिश करें, देखें दोनों तरफ स्क्वायर है, पहले इस स्क्वायर को खोलेंगे और बाद में ये एक्सप्रेशन जो है कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, जिसमें से हमने P²C² की वैल्यू ली और देन हमने P की वैल्यू फाइंड आउट की। इसको हमने इक्वेशन नंबर 10 कह दिया। अब इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 7 जो है, इन तीनों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6 में। ये वाली जो इक्वेशन नंबर 6 है इसमें हमने 7 को, 9 को और 10 को जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो यही वाले जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन के, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है वो हमारे पास इस तरह से ट्रांसफॉर्म होकर आ जाएगी। अब अगर हम कहें कि पार्टिकल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो TE है, तो उस केस में हमने यहाँ पे मोमेंटम की जगह पे TE लिख दिया काइनेटिक एनर्जी के लिए, क्योंकि ये हम मोमेंटम के लिए बात करें। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी के लिए यही एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे हमने TE लिखा और P की जगह पे भी TE लिख दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया है, ये वाला कैपिटल C है और ये वाले स्मॉल सीज जो हैं वो C की पावर 5 बन रहा है, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़ आया हुआ है, रीअरेंज जस्ट उसको किया है, जिसमें NTE जो है वो इक्वल आ जाएगा DTE दोनों साइड से कैंसिल और एक्सप्रेशन जो है ये वाला बन जाएगा, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे दिया। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि जो यहाँ पे जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रिनो है उसमें एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन TE = 0 पे वैनिश हो जाती है। यानी जब टेम्परेचर को हमने 0 लिया हुआ है तो उस केस में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी हमें। और इसी तरह से ये मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहाँ तक जा सकती है, ये TE = Q तक जा सकती है। एंड अगर मोमेंटम के केस में हम बात करें तो ये P = P मैक्सिमम तक जा सकती है। जैसे मैंने कहा ना, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी TE = 0 पे, इसी तरह कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी P = 0 पे। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हो सकती है, मैक्सिममली TE = Q एंड P = P मैक्सिमम पे। अब आप यहाँ पे दो कर्व्स जो हैं वो आप देख रहे हैं। पहले ये इस फर्स्ट कर्व को डिस्कस करते हैं जो कि टेम्परेचर एंड प्रोबेबिलिटी जो है ना, डेंसिटी उसके लिए, टेम्परेचर के लिए, हीट के लिए, उसके दरमियान बनाएगी, एनर्जी के लिए बेसिकली। तो इसके लिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो TE = 0 पे आप देख सकते हैं कि देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी एंड देयर इज़ नो एनर्जी स्टेट, मतलब हम कह सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, 0 एनर्जी डेंसिटी है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा, मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा, देन ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे T = Q पे मैक्सिमम पे जाके ये दोबारा से 0 पे आ जाएगा। इसकी जो NTE की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी एंड देन ये आहिस्ता आहिस्ता फिर से आगे प्रोपगेट होना शुरू करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमने यहाँ पे बात की ना कि ये 0 कब होगा, यानी कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहाँ पे नहीं मिलेगी, एक तो 0 पे नहीं मिलेगी और दूसरा TE = Q पे नहीं मिलेगी। इसी बात को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। और अब इसी तरह अगर हम मोमेंटम के लिए बात करते हैं तो वो भी मैंने कहा था जब मोमेंटम 0 होगा तब मोमेंटम के लिहाज से कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी और P = P मैक्सिमम पे भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 0 था और देन जो है वो इस पॉइंट पे, इस मैक्सिमम पॉइंट पे आके भी हमें इसने 0 वैल्यू दी है। तो ये हमने जो आज डिस्कस किया है ये हमारा था थ्योरी ऑफ बीटा डिके, जिसको हमने फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके कहा। उम्मीद है आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कैलकुलेशन में कहीं पे कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।